हेलो। मैं डॉक्टर गीता अवस्थी एक नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आतंकवाद एक बहुत ही गंभीर समस्या है, न कि सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। उस पर कलम चलाना तो बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मैंने उसके एक पहलू को छूते हुए एक कहानी प्रस्तुत की है, और वो है कि चाहे वो आतंकवादी ही हो, लेकिन मानवीय संवेदनाएं हर व्यक्ति के अंदर होती हैं। सिर्फ एक इसी मुद्दे को लेकर यह कहानी लिखी गई है। बाकी आतंकवाद पर लिखना तो संभव नहीं था। कहानी प्रस्तुत करती हूँ। एक पल का सिंदूर शीर्षक है। पूरी रात जागते हुए बीत गई थी। एक पल के लिए भी वो आंख नहीं झपक पाई थी। एक तो यहाँ का वातावरण ही शमशान जैसा था, दूसरे बीते हुए दिन उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा वक्त भी जीवन में आएगा। कल उसकी शादी है, ऐसी शादी जैसी संसार में न किसी की हुई होगी और न होगी। लड़की की शादी के समय मेहंदी लगाई जाती है, गीत गाए जाते हैं, ढोलक की थाप पर सखियां थिरकती हैं, पर उसकी शादी तो सबसे अलग है। वो सबसे अलग तो निशांत भी है। शायद उसके इसी कुछ अलग से स्वभाव ने उसे आकर्षित कर लिया था, वरना घर आ धमके चोर बदमाश को कोई अपनी जिंदगी तो नहीं दे देता। आज भी उसे याद है वो शाम। स्कूल से वो शाम को थकी थकी सी लौटे थे। दिन भर बच्चों के साथ माथापच्ची करने के बाद शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं बचती थी। आते ही वो पलंग पर निढाल सी पड़ गई थी। पर्स पास पड़ी हुई टेबल पर फेंक दिया था। दिन भर की बातें चलचित्र सी खिसकती जा रही थी, और उसने हौले से अपने माथे पर हाथ रख लिया था। अचानक उसे सीने पर किसी चीज की चुभन का अनुभव हुआ था, और उसने आंखें खोल दी थी। निशांत रिवॉल्वर उसके सीने पर टिकाए खड़ा था। रिवॉल्वर की नोक पर ही उसने चाय तैयार की थी। फिर दोनों ने साथ साथ बैठ के चाय पी थी। चाय पीते समय दोनों ही सहमे थे, भले ही कारण अलग अलग थे। पहली बार उसे अपनी गलती महसूस हुई थी कि उसने पिताजी का कहना नहीं माना था और अकेली यहां रहने चली आई थी। मां साथ चलने का आग्रह बार बार कर रही थी, पर उसने पिताजी की तबीयत का हवाला देकर मां को रोक दिया था और उन्हें गांव में ही रहने को मजबूर कर दिया था। उस समय उसने सोचा था कि सयानी लड़की को अकेले न रहने देने की परंपरा कितनी सही है। बड़े बूढ़े अपने अनुभव के आधार पर ही ये सब कहते हैं, परंपराएं गढ़ते हैं। चाय पीते पीते ही बर्तन मांजने के लिए बाई आ गई थी, लेकिन निशांत की रिवॉल्वर ने उसे चुपचाप दरवाजा खोलने वो बंद करने के अलावा अन्य कोई हरकत नहीं करने दी थी। वैसे भी उस मूढ़मती बाई को इशारे से कोई बात समझाना आसान नहीं था। उस दौरान निशांत उसके बेडरूम में उसके पलंग पर लेटा रहा था। फिर खाना बना था। खाने की टेबल पर निशांत थोड़ा सा नरम हुआ था। तुमको परेशान कर रहा हूं, पर कोई और चारा भी नहीं है। पूरे शहर की पुलिस चौकियां मुझे पकड़ने के लिए अलर्ट है। मैं एक उग्रवादी गैंग के लिए काम करता हूं और बुरा आदमी हूं। वो चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, पर दिमाग एकदम शून्य हो गया था। अगले दिन रविवार था और स्कूल की छुट्टी थी, परंतु सोमवार को भी निशांत ने उसे स्कूल नहीं जाने दिया। बड़ी मुश्किल से उसने एप्लीकेशन स्कूल भेजने की अनुमति दे दी थी, वो भी खुद एप्लीकेशन पढ़कर।
खिड़की से पड़ोस के राजू को बुलाकर उसने एप्लीकेशन दे दी थी। राजू ने पूछा भी था, बुआ तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुला दूं या लिख दो तो मेडिकल स्टोर से दवा ले देता हूं। उसने सिर हिलाकर मना कर दिया था। वो कमरे में बैठी हुई ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि स्कूल स्टाफ से कोई उसे मिलने ही आ जाए, पर प्रार्थना पूरी नहीं हुई थी। यहां तक कि घर में सब्जी भी खत्म हो गई थी, परंतु निशांत ने सब्जी लाने की इजाजत नहीं दी थी और बिना सब्जी के वे खाना खाते रहे थे। अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण वो गिर कर बेहोश हो गई थी। जब सुबह चाय बनाने जा रही थी, फिर उसे कुछ याद नहीं रहा था, पर बाद में निशांत ने बताया था कि वो 2 दिन तक तेज बुखार से पीड़ित रही। वो अर्ध बेहोशी में रही थी। उन 2 दिनों की निशांत की सेवा ने उसे जीत लिया था और उसे पता चला था कि मूलतः निशांत एक डॉक्टर है। इन दिनों वो निशांत के साथ काफी घुल मिल गई थी और पहले जैसा डर नहीं लग रहा था। आपस में वे हंसी मजाक भी कर लेते थे। तब निशांत ने अपनी कहानी सुनाई थी कि वो उग्रवादी कैसे बना। वो अपनी आंखों के सामने अपने पिता, माँ, भाई व नंदी बिट्टू के सीने पर गांव के थाने द्वारा मारी गई गोली को देखकर कैसे शांत रह गया था। उसने थानेदार से रिवॉल्वर छीनकर उसी को गोली मार दी थी और भटकते भटकते समान विचारधारा वाले एक संगठन से जा मिला था। तब से वो उन्हीं के लिए काम कर रहा था। पता नहीं कैसे 6-7 दिनों से निशांत उसे इतना अच्छा लगने लगा था कि वो उसे जीवन साथी की तराजू पर तोलने लगी थी। 1 सप्ताह बाद पुलिस की दबिश कम हो गई थी और निशांत को वापस जाना था। चलते समय एक उग्रवादी की आंखों में आंसू और मौन याचना देखकर वो उसे नकार नहीं पाई और निशांत का हाथ थामकर चल दी थी एक अनजाने पथ की ओर। लगभग 1 माह बाद वे लोग अड्डे पर पहुंच गए थे। जगह जगह छिपना व ठहरना पड़ा था। निशांत ने दादा से, जो उनके दल का मुखिया था, उसका परिचय करवाया था। यह भी बताया था कि निशांत उसके कारण ही जीवित रह पाया है, अन्यथा दबिश में मारा जाता, और अब उससे शादी भी करना चाहता है। ये सब सुनकर दादा मुस्कुरा दिए थे। उनके चेहरे की मासूम हंसी बड़ी प्यारी व स्नेही लगी थी। कुछ देर बाद दादा ने शांत स्वर में कहा था, निशांत, तुम इस लड़की को यहां ले आए हो तो ये लड़की अब वापस जिंदा नहीं जा सकती और यहां रहने के लिए उसे अपने संगठन का सदस्य बनाना होगा। कल इसी सदस्य बनाएंगे, क्या होना है ये सब उसे बता देना। रात को निशांत ने उसे सब बताया था और सुबह एक सिपाही को गोली मारकर उसने संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। पहली बार गोली चलाते समय उसकी जो शारीरिक व मानसिक दशा थी उसे वह कभी नहीं भूली। सुबह से उसके हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। निशांत धीरज बंधा रहा था। बंदूक पकड़ते ही वो पसीने में नहा गई थी और उंगलियां कांपती जा रही थी। गनीमत थी कि कार में निशांत उसके बगल में बैठा था। पहरे पर बैठे सिपाही पर उसने निशाना लगाया था, पर निशाना चूक गया था और गोली सिपाही के बगल से निकल गई थी। निशांत ने झट उसके हाथ से बंदूक छीनकर सिपाही को गोली मार दी थी और संगठन का पर्चा वहां डाल दिया था। गोली चलते ही वो चीख पड़ी थी। कार का ड्राइवर होशियार था, अन्यथा सिपाही के साथियों के हाथ से
वे लोग मारे जाते। रास्ते भर उसे दादा का डर सता रहा था, क्योंकि वो अपने काम में सफल नहीं हुई थी। पर दादा ने मुस्कुरा कर कहा था, पहली बार ऐसा ही होता है। उस पूरी रात में वो आत्म विवेचन करती रही थी कि क्या उसने प्यार का सौदा बहुत महंगा किया है, वो जल्दबाजी में किया है। सदस्यता ग्रहण करने के बाद उसे रसोई की देखरेख में लगा दिया गया था। चारों तरफ हथियारों का अंबार लगा था, बीच बीच में तख्त पड़े थे, इसमें दल के सदस्य सोते थे। अड्डे के चारों तरफ 2 लोग रात रात भर पहरा देते थे। रात तो क्या, दिन में भी वहां शांति छाई रहती थी। पहरा दिन में भी रहता था। बंदूक साफ करते समय भी अगर भूल से गोली चल जाती थी तो उसे भी बड़ी गंभीरता से लिया जाता था। कभी कभी वो ख्यालों में इस कदर खो जाती थी कि चूल्हे में रोटी जल जाती थी। ऐसे में अजहर उसे याद दिलाता था कि रोटी जल रही है। अजहर को उसकी सहायता के लिए रसोई में लगाया गया था। उसकी कहानी कुछ अलग ही थी। पैसों के लिए इस संगठन में आ गया था और उसे इस बात का पछतावा था और घर वालों की याद उसे सताती थी। उसका तखत एक कोने में डाला गया था, जिसके चारों तरफ पर्दा सा डाल दिया गया था। पहले तो उसे संगठन के सदस्य हिंसक व क्रूर लगे थे, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया था कि उन सभी के अंदर मानवीय संवेदनाएं सोई पड़ी हैं, सिर्फ जगाने की जरूरत है। जब कभी संगठन की खास मीटिंग होती थी तो सभी दूर टीले पर जाकर बैठ जाते थे। उसे निशांत भी कोई जानकारी नहीं देता था। ऐसे दादा के निर्देश थे। काम निपटाने के बाद वो कभी अकेली और कभी निशांत के साथ टीले पर जाकर बैठ जाती थी। उस समय वो पूर्णतः प्रेमिका बन जाती थी। वही कुछ पल तो वो झोली में इकट्ठे कर पाई है। वैसे एक व्यक्ति के बतौर उसे निशांत से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उसकी छोटी से छोटी जरूरत का भी ध्यान रखता था। एक रात वो थक कर कराह रही थी। इतने लोगों का खाना बनाने की कभी आदत नहीं थी। बगल के कमरे में से निशांत आ गया था और घंटों उसके पैर दबाता रहा था। उसने मना किया था तो बोला था कि तुमने मेरे लिए खाई में छलांग लगा दी है और मैं इतना भी नहीं कर सकता। सच कोकिला, मैं अपने आप को इस संदर्भ में अपराधी महसूस करता हूं। मुझे तुमको साथ नहीं लाना था। मेरा आक्रोश मुझे यहां लाया, मेरा निजी स्वार्थ। लेकिन तुमने तो अद्भुत त्याग किया है प्यार में। उसने निशांत का माथा सहलाकर कहा था, पुलिस मुझे वहां भी जीने थोड़े ही देती, वो लोग तो सूंघ लेते हैं। जब कभी निशांत बाजार जाता था सामान लाने, तो उसके लिए अलग से जरूर कुछ लाता था। जो भी शहर जाता था सामान के साथ साथ जरूरी खबरें भी लाता था। अखबार भी मंगाकर इकट्ठे किए जाते थे। ट्रांजिस्टर थे तो बहुत धीरे बजाए जाते थे। वैसे अड्डे का आधा हिस्सा तो तहखाने के अंदर बनाया गया था। पास में कल कल करती हुई नदी बहती थी। नदी के किनारे बैठना उसे बहुत अच्छा लगता था। नदी के पानी में वो माँ व पिताजी के चेहरों की कल्पना करती रहती थी। क्या सोचते होंगे वे लोग उसके बारे में? उन्हें तो कल्पना भी नहीं होगी कि वो यहां आ गई है। कितनी हास्यास्पद है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देने वाली अध्यापिका स्वयं ऐसे संगठन में आ गई है, फिर वो भी बिना किसी कारण के। उसने भावावेश में ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं है। ये बात तो सच है कि संगठन के अलावा सभी सदस्यों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है और उनके आक्रोश ने इस संगठन को जन्म दिया है।
पर इतना विप्लवकारी व्यक्तित्व बना लेना उचित तो नहीं कहा जा सकता। उस दिन सुबह से टीरे पर जरूरी मीटिंग चल रही थी। पता नहीं क्यों उसका मन बार बार बैठा जा रहा था। खाना बनाते समय भी उसका मन वहीं लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद निशांत आया था और उसके पास चुपचाप बैठ गया था। बाकी लोग अपने रोजमर्रा के काम में लग गए थे। उसने निशांत की ओर देखा था, पर उसने आंखें झुका ली थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो बोला था, कोकिला, हमारे अलग होने का समय पास आ गया है। संगठन के नियमों के प्रतिकूल मैं पता नहीं क्यों बहुत कमजोर होता जा रहा हूं। काम को अंजाम दे पाना भी शंकास्पद लग रहा है। कल के ऑपरेशन के लिए मानव बम बनने के लिए मेरे नाम की स्लिप निकली है। कोकिला, मैं तुम्हारे साथ, अपने बच्चों के साथ जीना चाहता था। आज समझ पा रहा हूं कि क्षणिक आक्रोश में आत्मघाती फैसले ले लेना कितना गलत है। कुछ पलों के लिए वो स्तब्ध रह गई थी। आशानुकूल फैसला होने पर भी वो उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद उसने निशांत का हाथ पकड़ा था और दादा के कमरे की ओर चल दी थी। दादा के सामने उसने गंभीर व दृढ़ आवाज में निशांत के साथ स्वयं को भी मानव बम के लिए प्रस्तुत किया था। साथ ही दोनों की शादी के लिए भी निवेदन किया था। कुछ क्षण सोचने के बाद दादा ने उसकी बात मान ली थी। रुपयों की वहां कोई कमी थी ही नहीं। दादा ने निर्णय सुना दिया था, कल 2 मानव बम एक ही ऑपरेशन पर भेजे जाएंगे। यद्यपि ऐसा पहली बार किया जा रहा है, पर इन दोनों की भावनाओं को देखते हुए यह अनुचित नहीं है। सोचते सोचते सवेरा हो गया था। सुबह चाय पीने के बाद उसने निशांत को कमरे में बुलाया था। फिर बोली थी, निशांत, तुम्हें चुनने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। एक अच्छे इंसान की तरह तुमने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया, जबकि तुम्हें सारे अधिकार प्राप्त थे। बस एक ही इल्तिजा करती हूं कि अगले जन्म में मुझे पति रूप में जब मिलना, तो ऐसे संगठन के सदस्य न बनना। हाँ कोकिला, हाँ, कहते हुए निशांत का गला रुंध गया था। कुछ घंटों के बाद दोनों ने सबकी उपस्थिति में एक दूसरे को बम गुथा हुआ माला पहनाया था। निशांत ने कोकिला की मांग में सिंदूर भर दिया था और फिर दोनों ने एक दूसरे को वही बम पेट में बांध दिए थे। निशांत व कोकिला दोनों एक दूसरे को देखकर सजल नैनों से मुस्कुराए थे। सबको अलविदा कहकर वे कार में बैठकर चल दिए थे। कुछ समय बाद धमाकों की आवाजें आई थी और आईजी सहित अनेक लोगों की समारोह में लाशें बिछ गई थी। छत विच्छत होने के बाद भी कोकिला का सिंदूर मुस्कुरा रहा था, शायद इस उम्मीद में कि अगले जन्म में निशांत सिर्फ उसका होगा, सिर्फ उसका। नमस्कार।